हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये है पार्ट 1 और जो हमने रेफरेंस लिया वो लिया है हमने टीएस गरेवाल जी की बुक से। और जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, कुछ 15 टॉपिक्स हमें पूरे चैप्टर में कवर करने हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, accounting information, characteristics of accounting information, uses of accounting information, accounting as an art or science और लास्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब क्या है अकाउंटिंग का। हम अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब ये सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है। सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी अकाउंटिंग में भी हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमको उसको वैसे ही फॉलो करना होता है। मान लो आपको ये बता रखा है कि आपको किसी चीज को 1 2 3 इस ऑर्डर में फॉलो करना है, तो आप 3 2 1 2 3 1 ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही करना है। तो अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्या आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली चीज तो आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आइडेंटिफाई क्या करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग की बुक्स में इंक्लूड होंगी और कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग की बुक्स में इंक्लूड नहीं होंगी। अब अकाउंटिंग की बुक्स क्या, कौन बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। देखो, मान लो आप एक बिजनेस चलाते हो और आप ओनर हो उसके। आप उस बिजनेस के लिए कुछ बिस्किट्स के पैकेट खरीद के लाए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि आप 10 बिस्किट के पैकेट खरीद के लेकर आए अपने बिजनेस के लिए। आपको कुछ बिजनेस में उन बिस्किट्स का कुछ यूज होगा, किसी भी चीज के लिए आप समझ जाओ कि आप खरीद के लेकर के आए 10 पैकेट। आपने 10 में से 2 पैकेट अपने घर के लिए यूज कर लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अपने घर में यूज कर लिए। तो आपने सिर्फ 8 पैकेट अपने बिजनेस के लिए यूज करे। तो ये 8 पैकेट ही आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएंगे, आपके अकाउंटिंग की बुक्स में इंक्लूड होंगे। ये 8 पैकेट ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाई जाएगी। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। ये 2 पैकेट आपने घर के लिए यूज करे तो ये आपके बिजनेस की जो अकाउंट्स बुक्स होंगी उसमें इंक्लूड नहीं होंगी, उसमें ये 2 पैकेट नहीं आएंगे, लेकिन ये 8 पैकेट इंक्लूड होंगे। तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी और कौन सी नहीं आएगी। दूसरा मेजरिंग यानी कि ये जैसे 8 पैकेट आपने ले लिए कि अब 8 पैकेट इंक्लूड होंगे, तो 8 पैकेट की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, मतलब ये कितने के हैं। मान लो एक पैकेट 10 का है तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपीज। 80 रुपीज के इसकी वैल्यू हो गई। तो मेजरिंग करना कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। दूसरा रिकॉर्डिंग कि उनको रिकॉर्ड करना, अलग अलग हेड्स बना के उनको रिकॉर्ड करना। जर्नल्स वगैरह बनाना, जैसे कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है। कैश बुक होगी जिसमें हम कैश में जितनी भी हमने एंट्री करी हम वो लिखते हैं। परचेज बुक होती है जिसमें हमने जितनी भी चीजें परचेज करी वो हम लिखते हैं। सेल्स बुक होती है जो भी चीजें हमने सेल करी वो हम लिखते हैं। तो ऐसे उसको रिकॉर्ड करना अलग अलग हेड्स में। दूसरा आता है क्लासीफाई, उनको क्लासीफाई करना लेजर्स में, यानी कि उनको लेजर्स में इंक्लूड करना। जैसे कि आपने रेंट पे किया या चलो आपने वेजेस पे करी किसी को, तो आपने कैश में पे करी तो एक तो कैश हेड बन जाएगा, दूसरा एक वेजेस का हेड बन जाएगा। तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी उनको क्लासीफाई करना अलग अलग लेजर्स में। अगला आता है समराइजिंग। अब ये समराइजिंग में क्या होता है, इसमें आप पूरा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, फिर आप बैलेंस शीट बनाते हो। पहले ट्रेडिंग बनता है फिर P&L बनता है। तो इसमें आप समराइजिंग में आप सारी एंट्रीज जितनी भी आपने रिकॉर्ड करी है उनको अलग अलग हेड्स में इंक्लूड करना। अब ये कैसे करते हैं आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, पर उनको प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट में डालना। अगला आता है इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब है कि ये चेक करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एनालाइज करना अपने आप को, अपनी कंपनी को, कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि लॉस हो रहा है। लास्ट आता है एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। और जितने भी आपके यूजर्स हैं, अब यूजर्स क्या क्या होते हैं,
ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो उनको अपनी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आपकी, कि आप प्रॉफिट में हो, कितने प्रॉफिट में हो, लॉस में हो तो कितने लॉस में, ये अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करना, उनको बताना। अकाउंटिंग हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, द रिसोर्सेस अवेलेबल, कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, ठीक है, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेस हैव बीन एम्प्लॉयड, और जो अवेलेबल रिसोर्सेस है हमने उनका कैसे यूज किया है, कैसे एम्प्लॉय किया है, द रिजल्ट्स अचीव बाय देयर यूजर, और लास्ट में जो भी हमने रिसोर्सेस को काम पे लगाया उनसे हमें क्या रिजल्ट मिला। तो अकाउंटिंग क्या शो करता है, इट शोज द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड, ये बताएगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एक साल में मार्च से लेके अप्रैल टू मार्च, मान लो अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक का हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर्ड हुआ, ये सब बताता है हमें। वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट, की एसेट जो है हमारे, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं जैसे कि एक फर्नीचर की जिसकी शॉप है, मान लो एक फर्नीचर की शॉप है, उसका कोई ओनर है, उसके लिए एसेट क्या होगा, उसके जितने भी फर्नीचर है, बेड है, सोफा है, जितने भी उसके फर्नीचर है वो उसके लिए एसेट है, ठीक है, उसके लिए एसेट है, वो उसके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसके लिए मनी क्रिएट करते हैं, ये उसके लिए एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, ये सब ओनर्स इक्विटी क्या होती है, कैपिटल की एट लास्ट ओनर के हाथ में कितना कैपिटल है और लाइबिलिटी कितनी है, मतलब किस किस का पे करना है उसको, अभी लाइबिलिटी, लोन कितना है उसके पास, ये सब हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, के अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला आता है आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। एक चीज़ तो मैंने आपको एग्जांपल में बता दी थी कि आप 10 पैकेट लाए बिजनेस के, 2 आपने घर पे बिस्किट्स के 2 आपने घर पे यूज़ कर लिए और 8 आपने बिजनेस के लिए, तो ये 8 की एंट्री होगी आपकी अकाउंट्स की बुक में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है जो उसमें रह गई थी बतानी, कि आप अकाउंट्स में सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हो जो मनी के थ्रू हुई होती है, जिसमें पैसे का लेन देन हो। अगर वहाँ मनी इंक्लूड नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स की बुक में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. For example, purchase of raw material or sale of finished goods by a firm, कि raw material purchase किया, मनी में किया, सेल फिनिश गुड्स जो भी आपके गुड्स बन गए हैं आपने वो उसकी सेल करी तो आपने मनी में करी, तो वही ट्रांजेक्शन्स आएंगे जो मनी में जिनका लेन देन हुआ हो। अगला आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, और फिर जो ट्रांजेक्शन हुई है उनको मेजर करना, कैसे, इन टर्म्स ऑफ मनी में उनको मेजर करना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 8 पैकेट्स हैं, 10 रुपए का एक पैकेट है तो कितने हो गए, 80 रुपीज के, तो उनको मनी में मेजर करना। अगला आता है रिकॉर्ड करना उनको, ठीक है, अकाउंट्स की बुक में उनको रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल के फिर सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जैसे कैश बुक हो गया, कैश जनरल कैश बुक हो गया, ठीक है, सेल्स जर्नल हो गया, यहाँ सब उनको बाद में डिवाइड करना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Recording is the process of recording business transactions of financial character in the books of original entry, that is journal. This book is further subdivided into subsidiary books such as cash journal or cash book for recording cash goods, sales journal और सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स। तो ये सब ये आपको समझ आ गया होगा कि रिकॉर्ड करना, बेसिकली यही बताया गया कि रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, जर्नल में। और फिर जर्नल को भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब में। नेक्स्ट आता है क्लासीफाई करना, लेजर्स में क्लासीफाई करना, जो मैंने आपको बताया था। अब इसका क्या मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल जो मैंने इसमें भी दिया है आपको इस पैराग्राफ में, राहुल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, कि राहुल को हमने कुछ सेल किया, राहुल से हमने कुछ परचेज किया, वो हम अलग अलग जगह लिखने के बदले हम राहुल नाम का एक लेजर क्रिएट करेंगे और उसमें हम राहुल से रिलेटेड जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस होगी हम उसमें उसको लिख देंगे। तो क्लासीफाई करना, जितना भी हमने जर्नल बनाया है अब उसको हम क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में, और हम हर किसी का अलग अलग लेजर बनाते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है हम उस लेजर में लिख देते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। एक नेचर की एंट्रीज
एंट्रीज को हम एक ही जगह पर डाल देते हैं। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज द लेजर। जो जर्नल में हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया उसको हम लेजर में अब पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल्स अकाउंट इन द लेजर, all business transaction related to Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due for Rahul can be ascertained। हम राहुल के साथ जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन हुई है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको हम एक राहुल का लेजर बना के उसमें लिख देते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि राहुल से हमने कितने पैसे लिए, राहुल को हमें कितने पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये सब हमें पता रहे, इसलिए हम उसको लेजर्स में क्रिएट कर देते हैं। अगला आता है समराइजिंग। समराइजिंग यानी कि इसमें हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिससे कि हमें हमारी कंपनी की स्टेबिलिटी, हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है वो पता चल सके। This involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users। अब external users हर किसी का एक एक लेजर तो पढ़ने नहीं बैठते ना कि अब राहुल का लेजर देखो, तो external users के लिए और internal user के लिए भी हम एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें जो कंपनी है उसकी वो पता चल सके कि वो कहाँ स्टैंड करती है। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। द अबव स्टेटमेंट आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को ही हम फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। सेकेंड लास्ट है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद एनालाइज करना, क्या एनालाइज करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, बस ये एनालाइज करना है। अपने जो भी आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए उनको देख के एनालाइज कर लेना। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिससे कि पता चल सके कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग। जो भी डाटा निकल करके आया, जो भी रिजल्ट निकल करके आया उसको अपने यूजर्स तक पहुंचाना, यूजर्स तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। Finally, the accounting function involves communicating the financial data, that is financial statement, to its users. The accounting information must be provided in time and presented to the user so that appropriate decision may be taken at the right time. Time to time provide कर देना चाहिए accounting information को उसके users तक ताकि time to time proper decisions लिए जा सके कि क्या करना है अब इस business का। थर्ड टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव उसका यही होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिक मैनर में, जैसा कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने हमें सिखाया है कि आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है तो आपको ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन से आएंगे और फिर उनको रिकॉर्ड करना, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शंस होंगी, कौन कौन सी रिकॉर्ड करी जाएंगी, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक मैनर में। दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। दूसरा अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि ये डिटरमाइन करना कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है। ये हमें कहाँ से मिलेगा, हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम ट्रेडिंग P&L भी बोलते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है। अगला आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं। बैलेंस शीट से हमें हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। अगला आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना ताकि वो डिसीजन ले सकें, जो भी उनको आगे के लिए डिसीजन लेना है और जो भी कंट्रोल करने हैं उनसे कुछ भी अगर गलत चीज़ हो गई जिसकी वजह से लॉस हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है तो इफेक्टिव मेजर्स जो भी लेने हैं वो ले सकें और बजट प्लान कर सकें इसके लिए। अगला आता है
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल, ये कौन से होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, ये आगे आने वाले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे, तो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, असेट्स मैंने बताया कि हर बिजनेस के अपने असेट्स होते हैं, तो अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने असेट्स को प्रोटेक्ट करके रखे, संभाल के रखे और टाइम टू टाइम कंट्रोल लाते रहे कि उस असेट्स उसके धीरे धीरे कम ना हो, इंक्रीज होते रहे और असेट्स से जो वैल्यू क्रिएशन है वो बढ़ती रहे। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ असेट्स ओन बाय द बिजनेस, रिकॉर्ड रखना है अपने असेट्स का कि उसके बिजनेस में कितने असेट्स हैं, उसके पास कितने असेट्स हैं। अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ असेट्स ओन बाय द बिजनेस विच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। अगला आता है फोर्थ पॉइंट, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला आ गया मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हर जगह आ गया ये, इसके फंक्शंस हैं, एडवांटेजेस हैं, ऑब्जेक्टिव है, सब सेम ही है इसमें। तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बता दिया था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जितने भी हो उनको सिस्टमैटिकली मेंटेन करके रखना। दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, ये फंक्शन है कि बनानी ही पड़ेगी। दूसरा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, जैसे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। देखो कोर्ट जो है ना वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करता है अगर वो सिस्टमैटिकली बने हो, मतलब अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो किया है उन्होंने, प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट, सारे अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स को अगर उन्होंने फॉलो करते हुए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो कोर्ट उसको एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करता है। बिसाइड द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स Act, GST Act, etc. require submission of return in the form and period and as is prescribed in the law. Income Tax Act जो होता है, GST Act जो होता है, वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सबमिट करने के लिए बोलते हैं टाइम टू टाइम। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी उसके जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स हैं जैसे कि बैंक्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हो गए, इन सबको अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी वो कम्युनिकेट करना। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, डिसीजंस ले सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिफ्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इस पार्ट का, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है, फायदे क्या क्या है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक साल में, दैट इज प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन थ्रू अकाउंटिंग। अगला आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक डिसीजंस एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिप्लेसेस मेमोरी, अगर हम जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं तो हमें उनको याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमने वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ एक पर्टिकुलर जगह, हमें जब कुछ जानना है हम वहां से देख सकते हैं। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, हम एक साल के अपने जो भी हमारी ग्रोथ है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी हमारी पिछले साल, हम उसको दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हैं। 2019 की स्टेटमेंट को हम 2020 की स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमने वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। A systematic record enables a businessman to compare one year's results with those of other years and locate significant factors leading to change if any. अगर कुछ चेंज होना है तो हम देख सकते हैं कि क्या चेंज होना है। अगला था फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हमें जो टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, तो हमने रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है तो हमको पता लग जाएगा कि हमको कितना इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी के लिए कितना पे करना है, तो इसके लिए भी हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग। फैसिलिटेट्स लोन, अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होगी, जो हमें हमारी अकाउंटिंग जो बुक्स हमने क्रिएट करी है उससे पता चल जाएगा, तो हमें लोन बहुत इजीली मिल जाएगा। बैंक्स और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें इजीली लोन प्रोवाइड कर देंगे हमारी ग्रोथ को देखते हुए। एविडेंस इन कोर्ट, हमारा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो एविडेंस के तौर पे यूज किए जाते हैं कोर्ट्स में।
एक्सेप्टेड है वहाँ पे। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, कि अगर आपको आपका बिजनेस जो है कभी भी सेल करनी है, बेचना है अपने बिजनेस को, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या उसकी वैल्यू है, कितना बेचे, क्योंकि वो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि आपने उसके ऊपर काम किया हुआ है, आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L आपने बनाया हुआ है, तो वहां से आप अपना देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और उस हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हो। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाओ, मतलब खाली हो जाओ, आपके पास कुछ नहीं है, बैंकरप्ट हो जाओ, तो वहाँ पे आपको आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप अपने रिकॉर्ड्स को देखोगे। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट क्या, अगर किसी आपका जो पार्टनर है, मान लो आप 3 लोग एक बिजनेस चला रहे हो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि एक चौथा बंदा आया, तो अब वो आया, उसका क्या शेयर होगा, प्रॉफिट का क्या होगा, कैसे होगा, ये आप अपना पिछला रिकॉर्ड देख के डिसाइड कर सकते हो। आपने जो भी अकाउंटिंग बुक्स बनाई हैं उसको देख के आप देख सकते हो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हो गया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मान लो तीसरा बंदा आपका रिटायर हो गया तो उसका क्या शेयर बनता है, ये भी आप अपनी बुक देख के बता सकते हो। एट द टाइम ऑफ डेथ, एक बंदे की डेथ हो गई तो वो भी आप देख के बता सकते हो कि एक पर्सन की डेथ हो गई थी तो उसका क्या शेयर बनता है, तो ये सब भी आप बता सकते हो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पर भी आप अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड देख के सारी चीजें निकाल सकते हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और इस हिसाब से डिसीजंस ले सकते हो, आपको जो भी डिसीजन लेने हैं। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज ऑफ vital important and used because it provide the basis to reach a settlement। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और पार्ट 2 जरूर देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।